चलिए अब यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। और इसी प्रकार से देखो, एक तो ये विशिष्ट ऊष्मा है और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुप्त ऊष्मा पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। दोनों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, तो ये जो विशिष्ट ऊष्मा है इसका पहले परिभाषा को देख लीजिए, है ना। ये मतलब है क्या चीज विशिष्ट ऊष्मा, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसके थ्रू हम लोग समझेंगे, है ना। हो सकता है यहाँ पर आपको मैं समझाऊं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, लेकिन क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखो, जो स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, मतलब कि जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोल सकते हैं इसको, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं या फिर इसको स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहो तो भी ठीक है, या फिर इतना ही बोलो तो भी ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता क्या चीज है, यह किसी पदार्थ की एक इकाई मात्रा, अब इकाई मात्रा चाहे वो क्या होगा आपका 1 ग्राम हो या फिर 1 किलोग्राम हो, जो भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, 1 इकाई मात्रा जो होता है, मतलब किसी पदार्थ की 1 इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का जो इकाई मात्रा होता है, किसी पदार्थ का इकाई मात्रा, मान के चलो पानी का 1 ग्राम आपने ले लिया, है ना, 1 ग्राम पानी आपने ले लिया, तो उस 1 ग्राम पानी के ऊष्मा को बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही उस पानी का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। जैसे कि सिंपल आप समझिए, आपने एक कटोरी में या फिर एक बर्तन में आपने क्या लिया, 1 ग्राम पानी लिया और दूसरे बर्तन में आपने 1 ग्राम तेल लिया। ठीक है, तो एक बर्तन में 1 ग्राम पानी, एक बर्तन में क्या है, 1 ग्राम तेल है। दोनों को आप गर्म करेंगे। दोनों को जब गर्म करेंगे तो कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, तेल जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तेल क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी को गर्म करने के लिए थोड़ा सा आपको और ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मतलब कि आपने मान के चलो दोनों को, मतलब तेल और पानी को, दोनों को आपको 1-1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस दोनों का क्या करना है, दोनों के 1-1 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको बढ़ाना है। तो आपको पानी को ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक है, पानी को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके क्या होगा, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब पानी को जब ज्यादा ऊष्मा देंगे ना, ज्यादा हीट देंगे, तब कहीं जाके पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। जबकि तेल का जो 1 डिग्री सेल्सियस उसको बढ़ाने के लिए आपको कम हीट देना पड़ेगा, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तेल जल्दी गर्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी होता है, पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पानी का क्या होता है, पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो अधिक होता है, अन्य पदार्थों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो हम लोगों ने क्या समझा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर और अच्छे से बताया गया कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि पानी को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, और उसी चीज को यहाँ पर जो विशिष्ट ऊष्मा है, अलग अलग पदार्थ का जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको यहाँ पर दिया गया है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ पदार्थ जिसके विशिष्ट ऊष्मा को यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर पानी का क्या होता है, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होता है। उसके बाद बर्फ का ध्यान रखेंगे ना, पानी और बर्फ में देखो किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो आप क्या बोलोगे, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, पानी का जो 1 ग्राम मात्रा है, उस 1 ग्राम पानी को आप 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे ना, तो आपको इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। यहाँ पर आप आइस को यहाँ पर देख लो। ठीक है, बर्फ को, भरे बर्फ ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ज्यादा होता है। इसी प्रकार से आप एथेनॉल को देख लो, एथेनॉल का विशिष्ट ऊष्मा कम है। इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रेफाइट को देख लो, है ना, कार्बन का हो या फिर ग्रेफाइट का हो, तो ये कम है। इसी प्रकार से यहाँ पर आयरन को देख लो। ठीक है, इस प्रकार क्या आएगा, आयरन आएगा, लोहा आएगा। फिर कॉपर को देख लो, फिर यहाँ पर गोल्ड को देख लो। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर 3 धातु दिया हुआ है ना, 3 धातु को याद रखें। कौन कौन सा, आयरन है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है। तीनों में किसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, तीनों में किसकी अधिक होती है, तो आप क्या बता दोगे, यहाँ पर आयरन की अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या, कॉपर की कम, और उससे भी कम गोल्ड की।
है ना, मतलब इनका जो टेम्परेचर है, इनके टेम्परेचर को आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको आयरन को अधिक उष्मा देनी होगी। ठीक है, आयरन को मतलब कि लोहे को अधिक उष्मा आप देंगे तब कहीं जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। इसी प्रकार से कॉपर को आपको थोड़ा कम हीट अगर देंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इसी प्रकार से गोल्ड को और कम टेम्परेचर आप देंगे, मतलब और कम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मतलब कि इनको अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसको अधिक आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम और इसको सबसे कम देना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों में तो ये ध्यान रखेंगे इसको। इसी प्रकार से यहाँ पर पानी को देख लो, आइस को देख लो, एथेनॉल को देख लो, ग्रेफाइट को देख लो, तो इन सबको जो ऑर्डर है इसी प्रकार से दिया हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पर इन सबको ऐसे देखोगे। चलिए अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा। अब किसी पदार्थ है उसका जो एकांक द्रव्यमान है ना, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा, परिभाषा को दिया गया सिंपल, है ना। ऊपर में जो हम लोगों ने देखा ना, किसी पदार्थ का एकांक मात्रा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से था, उसी चीज को यहाँ पर एकांक द्रव्यमान की मात्रा, मतलब एकांक द्रव्यमान का ताप बढ़ाने के लिए ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो गाड़ी का रेडिएटर जो होता है ना, गाड़ी के जो भी गाड़ी आप ले लो, ठीक है, चाहे ट्रैक्टर ले लो या फिर आपको बस हो गया, फिर जो भी गाड़ी है ना, कार वगैरह हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, उसके रेडिएटर में जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका उच्च विशिष्ट उष्माधारिता होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, विशिष्ट उष्माधारिता बोले फिर विशिष्ट उष्मा बोलो, वही चीज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता होने की वजह से पानी को क्या करते हैं, उस रेडिएटर में डालते हैं। ठीक है, गाड़ी के रेडिएटर में डालते हैं, जिससे वो क्या करे, हीट को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करे अपने अंदर। ठीक है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। देखो अब यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब कि दिन के समय क्या होता है, पृथ्वी में जो स्थल वाला भाग है, ठीक है, जो स्थल वाला भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है समुद्र की अपेक्षा, ये बोला जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे ना, ये हमारा भारत इस प्रकार से, ये हमारा भारत ऐसा कुछ है। तो ये जो स्थल वाला भाग है, ठीक है, ये जो स्थल वाला भाग है, दिन में क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर इस प्रकार से बहुत ज्यादा हो जाएगा। जबकि जल वाला जो भाग है, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक, इसका टेम्परेचर इस प्रकार से, बड़े स्थल वाले भाग का इसका टेम्परेचर कम है। सूर्य के प्रकाश से किरणें तो दोनों जगह पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, दोनों जगह पे समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उसके बाद भी ये जो स्थल वाला भाग है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि ये जो पानी होता है ना, पानी का जो विशिष्ट उष्माधारिता होता है वो अधिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में देख लो, तो जल की विशिष्ट उष्माधारिता काफी अधिक होती है, इसी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने में समय लगता है। ठीक है, जबकि स्थल वाले भाग का टेम्परेचर फट से बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेंगी, स्थल वाले भाग को गर्म कर देगा। लेकिन इसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ज्यादा उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि जो स्थल वाला भाग है उसको गर्म करने के लिए कम हीट की आवश्यकता पड़ती है, जल वाले भाग को गर्म करने के लिए अधिक हीट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, काफी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा अनंत है, ठीक है, किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता क्या है, अनंत है, मतलब वो कितना भी हीट देते जाओ उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, है ना। उसका जो टेम्परेचर है, जैसे कि हम क्या करते हैं, विशिष्ट उष्मा जब देते जाते हैं, हीट जब उसको देते जाते हैं, उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हम लोग देखे थे ना परिभाषा में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमको हीट की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं, ऐसा था। तो यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा अनंत है, मतलब कि इसको कितना भी हीट देते जाओ इसका टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या कहते हैं, उष्मा बाहर दी जाती है, उष्मा अंदर ले जाती है, उष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन
नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ताप में कोई भी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोगों ने देखा है ना, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, अधिक होती है। इसी वजह से उसको हम ज्यादा हीट देते हैं, तब कहीं जाके पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी हमको ज्यादा हीट देना पड़ रहा है दूसरे मटेरियल, दूसरे पदार्थ के कंपेरिजन में, तब कहीं जाके पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ना, ज्यादा हमको हीट देना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ पदार्थ है जिसका जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब कि अनंत है, इन्फानाइट है, मतलब उसको हम कितना भी ऊष्मा देते जाएंगे उसके तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, उसके तापमान में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। चाहे आप उष्मा उसको दो या फिर उष्मा लो, जो भी करो, लेकिन उसको टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं आएगा, ये बोला जा रहा है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान या फिर विशिष्ट उष्माधारिता किसका होता है, जल का होता है। ठीक, यहाँ पर दूसरा चीज वही लिखा गया है कि जल के विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है ना, उसमें वो जो बर्तन है उसमें ऐसा क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या गुण होना चाहिए कि खाना जल्दी पक जाए, खाना अच्छा पके और जल्दी पके। तो ऐसा क्या गुण होना चाहिए, तो गुण ये होना चाहिए कि वो जो बर्तन है वो एक तो जल्दी गर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर देर से गर्म होगा तो हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा, खाना लेट से पकेगा। मतलब कि उसका विशिष्ट जो उष्माधारिता है ना, उसकी जो विशिष्ट उष्मा है वो कम होना चाहिए, क्योंकि हमको जल्दी गर्म करना है। तो विशिष्ट उष्मा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उच्च तापी चालकता होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो हीट ट्रांसफर है बहुत जल्दी होना चाहिए। जैसे कि हम नीचे से गर्म करेंगे उसको, है ना, जो भी जिस भी पदार्थ का वो जो बर्तन बना हुआ है उसको हम गर्म करेंगे, तो वो हीट क्या कर देना चाहिए, तुरंत वो जो भी ऊपर सब्जी पक रहा है, खाना पक रहा है, फिर जो भी चावल पक रहा है उसको क्या कर दे, उष्मा का स्थानांतरण कर दे। ठीक, उसको चालकता उसमें क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, निम्न विशिष्ट उष्मा होना चाहिए और उच्च तापी चालकता होना चाहिए। ठीक है, उच्च विशिष्ट उष्मा अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, खाना बहुत देरी से पकेगा। ठीक है, उच्च तापी चालकता, ये तो चल उच्च तापी चालकता होना चाहिए, लेकिन उच्च विशिष्ट उष्माधारिता हो जाएगा तो उष्मा को पहले वो खुद जो बर्तन रहेगा वही अवशोषित करते रह जाएगा। ठीक है, खाना मतलब भोजन पका रहेंगे उसको पकने में बहुत लेट लगेगा। उच्च विशिष्ट उष्मा ये भी नहीं हो सकता है ना, तो ये उच्च विशिष्ट उष्मा जहां पर भी रहेगा खाना पकाने के बर्तन के लिए उसको काट दीजिएगा। बाकी इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं, क्या दिया गया है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। अब इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम ऐसा पूछ दिया जाता है कि 1 किलो कैलोरी जो उष्मा होता है उसका मान हमको जूल में बताना है। ठीक है, तो उसका मान कितना हो जाता है जूल में, 4.2 × 10⁻³ जूल, मतलब कि 4.2 है ना, 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक, इसका जो मान ये होता है, मतलब कि जो 1 किलो कैलोरी जो उष्मा होता है ना, उसको अगर आप जूल में निकालना चाहोगे तो इतना निकलता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पर 10⁻³ है ना, 10 अगर 3 ना देख के डायरेक्ट वो आपको इसको ऐसे कर देगा, ऐसा लिख देगा, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऐसा भी ये भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट था है ना, जो डॉट है यहाँ पर, डॉट को हम हटा करके यहाँ पर 10 को इसके साथ गुणा करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऐसा ये जूल में रहेगा ऐसा। देखो, तो कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है ये बोला जा रहा है। तो जो कैलोरीमीटर होता है ना, उष्मा के माप के लिए या फिर ऊर्जा के माप के लिए जो कैलोरीमीटर बनाया जाता है, ये तांबे का क्यों बनाते हैं, क्योंकि तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है, क्योंकि तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है, क्योंकि तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता तापमान के बड़े परास पे अचर है, क्योंकि उसमें लगभग कम आती है। देखो इधर का कोई आंसर नहीं, हमको पता है तांबे की जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है ना वो निम्न होती है। मैं आपको समझाया था ना, उधर दिखाया था आपको पहले। मतलब क्या था, जितने भी मेटल थे, जितने भी मेटल मतलब वहाँ 2-3 मेटल मैं वहाँ पर लिया था, बाकी में पानी लिया था, फिर आइस लिया था, है ना, फिर और क्या क्या था, ग्रेफाइट था, फिर क्या था आपका लोहा था, मतलब आयरन था, आयरन के बाद कॉपर था, इस प्रकार से वहां पर था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो तांबा होता है, तांबे का जो विशिष्ट उष्माधारिता होता है वो निम्न होता है। मतलब कि तांबे को हम हल्का सा भी हीट देंगे ना, फट से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमको
कम हीट की आवश्यकता पड़ती है, कम हम उसको ऊर्जा मतलब कि ऊष्मा देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, फट से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कैलोरीमीटर होता है उसमें तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमको जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा हीट दें तो हमको पता चल जाए कि हाँ कि मतलब इसका जो जो वैल्यू है कैलोरीमीटर में, जो उसका वैल्यू रहेगा वो हमको बहुत सटीकता के साथ प्राप्त हो जाए। इसी वजह से क्या करते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबे का जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है वो निम्न होता है इस वजह से। थर्मस फ्लास्क जो होता है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, है ना। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक, इसको डायरेक्ट याद रखना, आविष्कारक कौन थे, दीवार याद रखेंगे, है ना। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, दीवार। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट ऐसे कुछ बीच में मिल जाएंगे जिसको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा को, है ना, लेटेंट हीट। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले बात किया वो क्या था, विशिष्ट ऊष्माधारिता था। अब यहाँ पर ये गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। अब तो गुप्त ऊष्मा क्या चीज होता है, देखो, तो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी ऊष्मा है ना, ये भी ऊष्मा के बारे में बात किया जा रहा है, ये गुप्त ऊष्मा के बारे में बात किया जा रहा है। वहां पर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात किया जा रहा था। हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा में क्या देखा, एकांक द्रव्यमान के कोई मतलब किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक हमको बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा देखा था, है ना। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, हम लोगों ने देखा था जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए लाई गई उसमें ऊर्जा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का जो भौतिक अवस्था है, मान के चलो कोई पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था से उसके भौतिक परिवर्तन को मतलब परिवर्तित करके हमको द्रव अवस्था में लाना है, या फिर द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था से हमको सीधा वाष्प में बदल देना है ना, मतलब गैस में बदल देना है। तो इस प्रकार से जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हम करना चाहते हैं, इस भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको समझो आप ग्राफ को। जैसे कि देखो इस ग्राफ में क्या बताया गया है, इस ग्राफ में क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक सॉलिड है, सॉलिड मत मान के चलो इसको बर्फ है, क्या है, ऐसे बर्फ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, बर्फ। तो ये बर्फ जो है, ये बर्फ में आप ध्यान से देखोगे, इधर हम हीट क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। इधर से आप देखोगे, इधर ऐसे बढ़ते जाओगे तो हीट सप्लाइड लिखा हुआ है, इधर आप बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर लिखा हुआ है। मतलब कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो इसमें जो हीट है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब कि जो ऊष्मा है वो सप्लाई करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम ऊष्मा को बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे मतलब कि ऊष्मा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऊष्मा देते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊष्मा देते जाएंगे वैसे वैसे कोई भी पदार्थ जो रहेगा, मतलब जैसे कि यहाँ पर बर्फ है या फिर जल है, जो भी है, इसके जो ताप रहेगा, तापमान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो एक यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जब हम ऊष्मा दिए हैं, इसको ऊष्मा दिए हैं, तब तक तो ये क्या था, बर्फ था। ठीक है, यहाँ तक जो ये बर्फ है, पानी बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, यहाँ तक भी हम पहुंच गए, यहाँ तक भी क्या था, ये बर्फ के ही फॉर्म में है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जैसे ही हमने हीट को सप्लाई किया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हीट हमने इस प्रकार सप्लाई किया है, ये वाला मतलब ये यहाँ पर जो हम लोगों ने हीट सप्लाई किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हीट क्या करता है, इस बर्फ को लिक्विड में बदल देगा। ठीक है, इस बर्फ को क्या कर देता है, पानी में बदल देगा। तो बर्फ के पानी में बदल जाने के लिए जो हमको हीट की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है, बर्फ के पानी में बदलने के लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, जो हमको हीट की आवश्यकता पड़ी है, उसी हीट को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हीट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हीट, ये वाला हीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ ये वाला जो हीट रहेगा, हम धीरे धीरे ऊष्मा देते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम जो इसको ऊष्मा देंगे, वो ऊष्मा ऐसा कुछ रहेगा कि इस बर्फ को क्या कर देगा, पानी में बदल देगा। मतलब कि यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म में था ना, सॉलिड को लिक्विड में बदल देगा। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हमको हीट की आवश्यकता पड़ी, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, लेटेंट हीट मतलब कि क्या था, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो जो गुप्त ऊष्मा है
फ्यूजन का गुप्त उष्मा कहेंगे, या फिर यहाँ पर जो या मेल्टिंग कह सकते हो, ठीक है। जब क्या होता है, कोई भी सॉलिड यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाता है, जब मेल्ट हो जाता है कोई सॉलिड, जब मेल्ट हो जाता है तो उस मेल्ट करने के लिए यहाँ पर जो हम हीट इसको सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे ये तो पानी में बदल गया, पानी में बदल चुका है, फिर भी हम इसको हीट देते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हम इसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हीट सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक समय ऐसा कुछ आ गया जब पानी, अब यहाँ पर पानी की कुछ ऐसा टेंडेंसी हमको देखने को मिला कि अब धीरे से उसको और कुछ अगर हीट हम देते हैं तो धीरे धीरे वेपर में बदलते जाएगा, मतलब भाप में बदलते जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमको हीट और हम इसको अगर सप्लाई कर देते हैं, ये वाला जो हीट है इसको और हम सप्लाई कर देंगे तो जो पानी रहेगा वो क्या बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसको अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने हीट सप्लाई किया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हम हीट सप्लाई करेंगे, है ना, ये तो ये जो हीट सप्लाई यहाँ पर करेंगे इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि भाप बनने के लिए, वाष्प बनने के लिए जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए या फिर लिक्विड से वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है, मतलब किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप परिभाषा भी आप पढ़े हैं कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई उष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पदार्थ को हम यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में हम चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर जो ऊर्जा मतलब उष्मीय ऊर्जा, मतलब जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसी हीट को हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। चलो अब देखो वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। जो पानी है ना, आपने क्या किया, जो सॉलिड है मतलब जो बर्फ है उसको आपने लिक्विड में बदला, मतलब कि पानी के रूप में आ गया है, लिक्विड के फॉर्म में आ गया। अब जो लिक्विड के फॉर्म में आया जो पानी है उसको और आप हीट सप्लाई करते जाओ, गर्म करते जाओ, आपने इतना हीट दे दिया कि अब वो क्या हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा। तो उसी वाष्प बनने के लिए जो हमको गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी ना, वाष्प बनने के लिए जो हम लोगों ने पानी को हीट सप्लाई किया। देखो 100 डिग्री सेल्सियस तक आप जिसको हीट देते रहोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले पानी उबलना स्टार्ट नहीं करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, पानी तो उबलना स्टार्ट नहीं करेगा, मतलब वहां पर भाप बनने का जो प्रोसेस है वो वहां पर शुरू नहीं होगा, है ना। भाप जो पानी उबलना स्टार्ट होता है तब कहीं क्या होता है, वो भाप बनने स्टार्ट हो जाता है। हालांकि हल्का फुल्का वो धीरे धीरे भाप बनने का हल्का फुल्का प्रोसेस जारी रहता है। बट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 100 से जैसे आपने टेम्परेचर को गर्म और बढ़ाते गए फिर वो धीरे धीरे वाष्प बनना चालू होगा। तो जो वाष्प बनाने के लिए, ठीक है, पानी को लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ना, आरआरबी वगैरह में पूछा गया है, बहुत सारे और एग्जाम में पूछा गया है, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। 536 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। मतलब कि 536 कैलोरी ऊष्मा अगर 1 ग्राम पानी है उसको दोगे तब कहीं क्या होगा, वो मतलब कि वो वाष्प में बदलेगा, ठीक है। अगर पानी है कितना, 1 ग्राम पानी है मान के चलो, ठीक। इस प्रकार से बर्तन में 1 ग्राम पानी है, उसको आपको क्या करना है, वाष्प में बदलना है। तो वाष्प में बदलने के लिए आपको 536 कैलोरी ऊष्मा इसको देना पड़ेगा, तब कहीं जाके क्या होगा, वो पानी वाष्प में बदलेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो वाष्प की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं इसको, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा है वो कितना होता है, 536 कैलोरी होता है, 536 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक। चलो अब देखो क्या बोला गया, ये तापमान में बिना परिवर्तन किए 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है भाई, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों। देखो हमको ये पता है भाप से अगर हमारा हाथ जल जाए तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम क्या होता है, दर्द होता है। अगर वही चीज अगर पानी से अगर हाथ जले ना, पानी मतलब कि जल से, है ना, उबलते हुए पानी से अगर हाथ जलेगा तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। भाप से अगर हाथ जल जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जलन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है वो। तो ऐसा क्यों होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है,
भाप हल्की होती है। इसका सही आंसर क्या चीज है? भाप में गुप्त उष्मा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था गर्म पानी, आपने पानी गर्म करते करते आपने कर दिया, गर्म तो हो गया है वो, लेकिन उसको भाप बनाने के लिए आपको और अब उसको हीट देना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको थोड़ा और हीट देते हैं, है ना, जो कि हम लोगों ने क्या देखा था, वाष्प मतलब कि क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था, है ना, जो वाष्प की गुप्त उष्मा था। तो उसको वाष्प बनाने के लिए आप जो गुप्त उष्मा दे रहे हैं, मतलब उसको और हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, वाष्प बन जा रहा है। तो जो वाष्प है, जो भाप है, ठीक है, जो भाप है, इस भाप में और ज्यादा हीट है। इस भाप में क्या चीज है, और अधिक हीट है, मतलब कि उसका जो गुप्त उष्मा है वो अधिक होती है। इसी वजह से क्या होता है, भाप से जलने पर ज्यादा जलन महसूस होता है, ठीक है, पानी के कंपेरिजन में। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, मतलब कि अगर किसी पदार्थ को क्या करना है, मेल्ट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मैं आपको समझाया था, है ना, जैसे कि बर्फ से पानी बनाने वाला जो प्रोसेस था। तो लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होता है, मतलब कि ये जो मेल्ट करने के लिए जो जो उष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज अप्रोक्स 80 किलो मतलब कैलोरी पर ग्राम, मतलब कि 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है, क्या बनाने के लिए, उसको मतलब ठोस से द्रव अवस्था में लाने के लिए जो लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जो गुप्त उष्मा जो होती है वो कितना होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब कि वाष्प की गुप्त उष्मा कितनी होती है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम। जो हम लोगों ने यहाँ पर 536 देखा था ना, वही चीज है। 536 आपको जनरली देखने को मिलेगा, है ना, 536 कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखने को मिलेगा। लेकिन गूगल वगैरह में सर्च करेंगे, फिर बहुत सारे और भी सोर्स जब देखेंगे तो 540 दिखाएगा। तो लगभग बराबर है, 4 का बस डिफरेंस हमको दिख रहा है। तो वही चीज है, 536 बोले फिर 540 बोला, उतना ही है। तो वाष्प की गुप्त उष्मा ध्यान रखेंगे इतना होता है। जबकि अगर वही चीज अगर पूछा जाएगा ना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेगा, पानी को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हम इतना बताएंगे। ठीक, अगला देखो, गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र। अब गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या चीज है, तो इसका सही आंसर क्या चीज है, ए है। अब ये कैसे निकला ए यहाँ पर, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको फिजिक्स में और डीप में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम लोग देखते हैं ना, विमीय सूत्र जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि जो हीट एनर्जी होता है, जो हीट होता है, हीट का विमीय सूत्र क्या है, इसी प्रकार से मास का विमीय सूत्र क्या है, तब हमको क्या मिल जाएगा, लेटेंट हीट का विमीय सूत्र आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि लेटेंट हीट बराबर क्या होता है, हीट एनर्जी बटा मास होता है। ठीक है, तो Q अपॉन M होता है, L इज इक्वल टू Q अपॉन M। तो यहाँ पर आप जैसे कि आप ऊपर में रखो किसका, Q का जो विमीय सूत्र है उसको रखोगे, और नीचे में जो M का विमीय सूत्र है उसको रखोगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो M है, ये M कटेगा, तो मतलब कि M0 L2 और T-2, इस प्रकार से उसका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा। ठीक है, M0 L2 T-2,